कहता है जी कंप्यूट करें बजटेड और एक्चुअल एफओएच पिछले साल के भी और इस साल के भी, और अज्यूम करें कि कोई और इंक्रीज डिक्रीज फिक्स्ड एफओएच का नहीं है अदर देन दोज मेंशन्ड। अब प्रायर ईयर PL मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एंड ऑपरेट्स एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 मशीन आवर्स पर एनम। अच्छा, ये थोड़ा सा इस सवाल के अंदर झोल था, याद आ गया मुझे देखकर, ठीक है जी, कि 45,000 मशीन आवर्स कैपेसिटी दी हुई है और नीचे एक्चुअल प्रोडक्शन में यूनिट्स बताए हैं, और पूरे सवाल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है एक यूनिट पर कितने मशीन आवर्स लगते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब कैसे कन्वर्ट करें? पूरे सवाल में कहीं गिवन है कि एक यूनिट पर कितने मशीन आवर्स लगते हैं? बोलो। मशीन आवर यही अज्यूम कर लेते हैं जी, एक मशीन आवर एक यूनिट, और क्या कर सकते हैं? बात समझ आई है? पूरे सवाल में तो लिखा होता पूरे सवाल के अंदर कहीं पे कि जी एक यूनिट पर 2 मशीन आवर्स लगते हैं, तो हम कहते हैं जी 45,000 नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स में है तो 22,500 जो है वो यूनिट्स में, या वो कहते हैं एक यूनिट के ऊपर 0.5 आवर्स लगते हैं मशीन आवर्स, तो हम कहते हैं जी 45,000 मशीन आवर्स कैपेसिटी है, इसको यूनिट्स में करना है तो 90,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। लेकिन पूरे सवाल में कहीं पे नहीं गिवन कि कितने यूनिट कितने मशीन आवर्स लगते हैं एक यूनिट पर, तो फिर ये नॉर्मल असम्पशन यही हो सकती है कि फिर 45,000 मशीन आवर्स यानी 45,000 घंटे, और यहाँ पे 44,000 उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन की है। ठीक है, ये बहरहाल सवाल के अंदर एक फ्लॉ है थोड़ा सा, लेकिन हम फ्लॉ में रुका थोड़ी करते हैं, ये गड़बड़ थी सवाल में। खैर, अब 90% अपनी फुल कैपेसिटी का, ये 45,000 नॉर्मल कैपेसिटी को कह रहे हैं, तो फुल कैपेसिटी अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो वो कैसे निकलेगी? 45,000 डिवाइड बाय 90 × 100, लेकिन उसकी ज़रूरत शायद पूरे सवाल में थी नहीं। फिर कहता है PL यूजेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड मैनेज इज कॉस्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम PL's प्रायर ईयर रिकॉर्ड्स। अब ये प्रायर ईयर का रिकॉर्ड है, एक्चुअल प्रोडक्शन, अंडर एब्जॉर्ब्ड और फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। अब पहली बात उसने क्या बोली? बजटेड एफओएच निकालो, तो बजटेड एफओएच अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ, यानी बजटेड एफओएच कैसे निकला करते हैं, मतलब OAR कैसे निकाला करते थे हम जी? बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे बजटेड टोटल एफओएच चाहिए तो नॉर्मल कैपेसिटी इंटू OAR कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी, बजटेड टोटल एफओएच, ये निकलेंगे जी OAR कितना जी? OAR 200 पर मशीन आवर, ₹200 पर मशीन आवर, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या है जी? 45,000 मशीन आवर। चलो अच्छा, मशीन आवर्स ही दे दिए उसने, यूनिट्स भी कर सकते थे, खैर तो मशीन आवर्स या यूनिट्स एक ही बात है, आप यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स लिख लेते हैं, चले यूनिट्स लिख लेते हैं। ₹200 पर मशीन आवर या पर यूनिट है जो सेम इस सवाल में, कितने आ गए? 9 मिलियन, ₹1000 लिख लें फिर। उसके बाद एक्चुअल एफओएच चाहिए। अब एक्चुअल टोटल एफओएच, इसके लिए भी हमने सारी तरतीब तो सीख ली थी फ्रांसिस्को वाले सवाल में, ठीक है। अब देखो, हमने कहा था जी अंडर ओवर कैसे निकलते हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकलते हैं, ये मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा डायरेक्ट सर थोड़ा जल्दी से हो जाए सवाल, वरना आप पूरा ये फॉर्मूला लिख कर उसके नीचे फिर डेरिवेशन पूरी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। हमने कहा था जी, मैं ज़रा डायरेक्ट थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकलते हैं जी? एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। अब एब्जॉर्ब्ड अगर 100 हैं, एक्चुअल 120 हैं, तो इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड, माइनस होने वाली फिगर ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा? तो अंडर हुआ करता है माइनस और ओवर हुआ करता है प्लस, ठीक है जी। तो अंडर ओवर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड लेस एक्चुअल, ओके, सही है। अब ये असल में फॉर्मूला है। अब हमें अंडर ओवर भी गिवन है, हम एब्जॉर्ब भी निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए? एक्चुअल एफओएच। तो मैं इसको ज़रा रीअरेंज करूं तो कैसे बन जाएगा, देखो ज़रा, एक्चुअल एफओएच कैसे निकलेंगे? एक्चुअल टोटल एफओएच कैसे निकलेंगे? एब्जॉर्ब्ड
अब हमारे पास अगर अंडर हुआ तो प्लस हो जाएगा, ओवर हुआ तो माइनस। हमारे पास क्या है जी, अंडर, तो ये जनाब जाकर हमने कर दिया प्लस अंडर एब्जॉर्ब। ये फॉर्मूला बनता है, यहाँ डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ मैं। तो पर्चे में अगर याद रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन पता नहीं इसको क्या डेथ पड़ी हुई है। ज़्यादा रोला मुकाइए ना, कोई मसला तो है इसको। चलो भाई, शायद चल जाए अब। अच्छा जी, अब एक्चुअल एफ निकाल लें। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, एब्जॉर्ब्ड एफ। एब्जॉर्ब्ड एफ कैसे निकलते हैं, एब्जॉर्ब्ड एफ ओ ए आर बजटेड ओ ए आर तो निकला हुआ ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। अब ओ ए आर क्या है, ₹200 पर मशीन आर गिवन है, लेकिन मजबूरी में हमने इसको पर यूनिट अज्यूम किया हुआ, ठीक है। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 44,000 यूनिट्स, तो इंटू 44,000 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, बोलो, एब्जॉर्ब्ड एफर्ट आ जाएंगे। और प्लस क्या करना है हमने इसमें, क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो क्या करना है, प्लस। ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है इधर प्लस होता है, इधर जाके हो जाता माइनस। अंडर है यहाँ पे माइनस होगा, इधर क्या होगा प्लस। इक्वेशन बना लिया करें, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, फिर दिमाग में सोचा करें अगर एब्जॉर्ब्ड 100 एक्चुअल 90 तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड, आंसर वुड बी प्लस। प्लस ओवर होते हैं, ठीक है। और अगर 100 इधर है और 120 इधर है तो 100 माइनस 120 है क्या, अंडर एब्जॉर्ब है, अंडर एब्जॉर्ब है, ठीक है, कम एब्जॉर्ब हुए, और आंसर वुड बी इन माइनस, तो अंडर एब्जॉर्ब होंगे माइनस, ओवर होंगे तो प्लस। अब हमारे सवाल में गिवन है अंडर, तो इसका मतलब यहां पर एक स्टेप और मैं डाल देता हूं, ये यूं है असल में, ठीक है। ये ऐसे कहानी बनी है, अब ये वैसे आपको करवाया हुआ है, माइनस कितने 420 आपका अपना नंबर इज इक्वल टू, ये एब्जॉर्ब निकालें 200 इंटू 44,000, और यही तो हमने निकालने, तो वही मैंने सीधा कर लिया। ये एक्चुअल चाहिए थे तो मैंने सीधा कर लिया फॉर्मूला को, एक्चुअल उधर चला जाएगा 420 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है दिस ब्रैकेट प्लस 420, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया 9220। अब इसमें क्या मसला था जी, अब ये प्रायर ईयर हो गया, बिल्कुल फ्रांसिस्को वाले सवाल की तरह से। क्या कह रहा है जी वो, अच्छा फ्रांसिस्को कौन सी अटेम्प्ट में आया था, 20 में, और ये देखें ये कौन सी अटेम्प्ट में आया है, 22 में। बस सोल्यूशन नहीं था ना, करंट ईयर। अब क्या कहता है जी वो, कहता है जी इनकी ये पॉलिसी है कि जो एक पीरियड में एक्चुअल आए वो फिर अगले पीरियड का बजट उसको बनाते हैं, रिवाइज कर देते हैं बजट को, कि जी हाँ हमारे ये एक्चुअल, अगर सब एक्चुअल आए तो अगली बार फिर यही बजटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है PL हैज पॉलिसी ऑफ रिवाइजिंग इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर के एक्चुअल एफओएच की बेस पे अगले साल के बजटेड एफओएच ले लेते हैं, यानी उसको यूज करके फिर OAR निकालते हैं, ठीक है। अच्छा अब कहता है देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ड्यू टू विच एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने यूज़ की और मैक्सिमम यूनिट्स बना लिए। फर्दर वर्कर्स वर पेड एन ओवर टाइम ऑफ 1.2 मिलियन फॉर एडिशनल आवर्स वर्क। अब ये 1.2 मिलियन क्या एफओएच है, नहीं, ये तो डायरेक्ट लेबर है। ओवर टाइम 1 घंटा ज़्यादा काम किया उसको 1 घंटे के पैसे, किसी ने 2 घंटे ज़्यादा काम किया उसको 2 घंटे के हिसाब से पैसे दिए, और रेट भी कुछ ज़्यादा होता है ओवर टाइम का, तो ये तो डायरेक्ट लेबर है। हाँ एफओएच में ले जाओ, मतलब मैंने तो ये कहा था कि डायरेक्ट लेबर है तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होने वाली चीज़ ना, ये क्या है, ज़्यादा काम किया है तो वेरिएबल है बेसिकली, फिक्स तो नहीं है ना। आप इसको डायरेक्ट लेबर ना कहो, लेकिन फिर ये वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स तो फिर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसने वैसे तो टोटल फिक्स्ड एफओएच मांगे हैं, ओके, तो उसके अंदर ये भी डाल सकते हैं। बहरहाल फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड ओवर टाइम ऑफ 1.2 मिलियन फॉर एडिशनल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द ईयर। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टैक्सेस को, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो गई है, अब ये एफओएच है बिल्कुल, ठीक है।
उसके बाद मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से मशीन ब्रेक डाउन हुई और रिपेयर कॉस्ट आ गई 3 मिलियन। अब ये भी क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस, ये भी FOH है। 2.8 अगर रिसीव हो गया है तो उन्होंने 3 माइनस 2.2 कर देना, ठीक है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल एक स्टार लगा के इसको ओवरहेड्स में डाल सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नॉर्मल वेजेस, बेसिक वेजेस के अलावा जो भी है उसको हम FOH के अंदर चार्ज करते हैं, तो इसको भी FOH में ले सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर अभी बजटेड टोटल FOH बता दो मुझे पहले तो, करंट ईयर के बजटेड टोटल FOH बता दो जी। 9220, यही तो उसने कहा है कि बजटेड टोटल FOH अगले साल के बजटेड FOH पिछले एक्चुअल वाले को बना लेते हैं, ये ठीक है। ये तो सेम आ गया, मसला तो एक्चुअल का है। तो एक्चुअल टोटल FOH कैसे निकलेंगे, वो उसने जी जो बजट किया था, ठीक है जी, जो बजट किया था उसमें ये चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है जी। जी तो 300, ये 300 क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद ठीक है ऐसे लिख दो 3000 प्लस माइनस 2800, या आप डायरेक्ट भी 200 लिख सकते हो। क्या मतलब, रिपेयर पर कॉस्ट कितनी आई, 3000, समझ आ रही है। ब्रेकडाउन हुई मशीनरी, रिपेयर हुई एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन, और इंश्योरेंस क्लेम किया तो उन्होंने मशीन ब्रेकडाउन के अगेंस्ट इनको दे दिया 2.8 मिलियन। तो इसका मतलब इनका कितना लगा, कॉस्ट कितनी बनी, 2 लाख ही बनी ना, 0.2 मिलियन, ठीक है। तो +3 माइनस 2.8 कर दो, या डायरेक्ट ही 2 लाख को ऐड कर दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब बाकी अब इसकी बात है तो इसके ऊपर आप बहरहाल एक छोटी सी अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू विच PL यूटिलाइज्ड। अच्छा, जब लेबर के चैप्टर में जाएंगे ना फिर इस पे बहस करेंगे, ठीक है। बहरहाल इसमें उसमें ना एक बारीकी है, वो बारीकी है कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर अगर ओवर टाइम किया है तो कुछ और ट्रीटमेंट है, और अगर वैसे आपने ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम कॉस्ट का और ट्रीटमेंट। अब लेबर का चैप्टर आ लेने दें, ठीक है, उस वक्त देखेंगे। फिलहाल आप इस पर स्टार लगा के लिख सकते थे कि जी वर्कर्स को चूँकि ओवर टाइम पे किया है तो ओवर टाइम बेसिक वेजेस के अलावा इसको हम कहाँ पे रखना चाहेंगे, FOH में। तो ये कहे कि आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसने फिक्स्ड और वेरिएबल अलग नहीं कहे थे, इसलिए फैक्ट्री नहीं फिक्स्ड है, और फिर तो अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, फिर तो इसमें आना ही नहीं, ठीक है ठीक है। और अगर टोटल FOH मांगता तो इसको आप FOH में डाल सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको वेरिएबल ओवरहेड कह सकते हैं, डायरेक्ट लेबर ना कहें, ठीक है। बस ये लिख दीजिएगा ज़रूर कि ओवर टाइम इज़ इन एडिशन टू बेसिक वेजेस, एंड एनी वेजेस, एनीथिंग पेड इन एक्सेस ऑफ बेसिक वेजेस इज़ कंसिडर्ड एज FOH। यानी कि डायरेक्ट लेबर में सिर्फ क्या आएगा, बेसिक वेजेस। हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई ओवर टाइम पे करेंगे या कोई बोनस वगैरह भी पे करते हैं, इंसेंटिव देते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें बनाओ, कम वेस्टेज करो, पर यूनिट इतने पैसे देंगे, इसको बोनस कहते हैं, ठीक है। और ओवर टाइम लगाओगे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, बोनस या ओवर टाइम या कोई भी और ऐसी चीज़ जो बेसिक वेजेस से इन एडिशन हो उसको FOH में डाल देते हैं। लेकिन है तो ये वेरिएबल ही ना, फिक्स तो नहीं है। अब उसने क्या मांगा हुआ है हमसे, उसने कहा है जी बजट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकालो, पिछले साल के भी और इस साल के भी। तो ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। बताओ जी 9720, बस इतना सा सवाल था। चेक करो ज़रा नंबर इसके, चेक करो जी, इतने से काम के कितने नंबर हैं। अब पर्चे पता क्या परेशान हो, नहीं 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 ये नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। इसके कितना नॉलेज था, 2 चैप्टर्स का नॉलेज था, ठीक है। एमाइल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर के अंदर ये सवाल है, ठीक है, और FOH का चैप्टर सीख कर आप आए थे, अंडर ओवर वहाँ से सीखा था, फिर यहाँ पे आके ये काम सीखते चले गए। तो ऐसे थोड़ी ये हर कोई उठा होगा और इस पर्चे के अंदर इसको कर लिया होगा। जिसने इन 2 चैप्टर्स को इस तरह से तगड़ा करके पढ़ा होगा, बल्कि 3 चैप्टर्स बन गए ना, FOH, ABC, एमाइल एब्जॉर्प्शन, जो इसके एंड पे पहुँचा वही ये सवाल कर सक रहा है, ठीक है। चले अच्छा जी, अब ये कौन सा पार्ट था, B पार्ट था। अब A पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल था, ठीक है। उसमें क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द अबव इवेंट्स ब्रीफली बताओ वेदर दे वुड इंडिपेंडेंटली रिजल्ट इन ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड FOH। तो सबसे पहली चीज क्या है जी,
इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, अब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टोटल एफओएच को तो बढ़ाएगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो चूँकि फिक्स्ड एफओएच का पार्ट नहीं है, इसलिए ये अंडर ओवर का बायस बनेगी, बनेगी फिक्स्ड है, ले लो ना लो उसकी बात अलग है, हम तो टोटल एफओएच ले रहे होते हैं। ज़रा चेक तो करो, ये यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है। खैर एक्चुअल एफओएच यहाँ पर जब हमने लेने हैं तो एक्चुअल एफओएच में 3 लाख का फ़र्क आ जाना है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक्चुअल एफओएच में पहले जो होते हैं उनकी तो बात करें ना, पहले जो 2 होते हैं उनकी बात करें। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टैक्सेस को, तो पीएल की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी क्या है, एक्चुअल एफओएच, क्या है ये, एक्चुअल एफओएच। तो जब अब देखो, या तो वो ये कह रहा होता कि गवर्नमेंट ने पर यूनिट रेट बढ़ाया है, तो हम कहते हैं जी ये तो वेरिएबल है, जितनी मशीन ज़्यादा चलेगी उतनी बिजली ज़्यादा खर्च होगी। लेकिन वो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक टैक्स बढ़ा रहे हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है 3 लाख से। अब ये टैक्स का ताल्लुक प्रोडक्शन से थोड़ा ही है, तो ये तो फिक्स कॉस्ट में जंप लग रहा है। तो अब उन्होंने बजटेड एफओएच की बेस पे ओआर निकाल के उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया होगा, ईयर एंड पे जाके इनके एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच में 3 लाख का एडिशन आ गया होगा। आया होगा नहीं आया होगा, बोलो ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? अभी तो फिक्स में ऐड किया, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? क्योंकि बिजली की कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ी, टैक्स बढ़ा है, टैक्स, ठीक है। वो जैसे बिल के ऊपर एक टैक्स लग के आता है, बस वो टोटल टैक्स ही बढ़ा दिया उन्होंने। तो 3 लाख से कॉस्ट बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। अब बजटेड उन्होंने स्टार्ट के अंदर तो इनको नहीं पता था कि ये टैक्स लगने वाला, उन्होंने बजटेड फिक्स एफओएच के अंदर ओआर, उस बेस के ओआर निकाला होगा और एक्चुअल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकाले हुए होंगे। पीरियड एंड पे जाएंगे तो वो टैक्स लग गया, तो एक्चुअल एफओएच बढ़ गए। अब एक्चुअल बढ़ने से क्या मामला हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड कम रह जाते हैं या बढ़ जाते हैं? एब्जॉर्ब तो अपनी जगह पे रहेंगे, एक्चुअल बढ़ जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज है ये अंडर एब्जॉर्ब के केस की तरफ लेकर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब की तरफ लेके जाएगा। ये बात समझ आई? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट, और इसके बढ़ने से किधर जाएंगे जी हम, अंडर एब्जॉर्ब की तरफ। दूसरा हो गया ये, ओके है, पहले की तरफ बाद में आता हूं मैं, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा तीसरा, ड्यू टू अ मैकेनिकल फॉल्ट देयर वाज अ मशीन ब्रेकडाउन विच हैड टू बी रिपेयर्ड। अब देखो ये भी एक फिक्स कॉस्ट है, ये कोई प्रोडक्शन के चेंज होने से नहीं चेंज हुई, ठीक है, ये तो एक फिक्स कॉस्ट पड़ गई। अब बजट के अंदर ये कोई नहीं रिपेयर, हम बजट नहीं करते कि जी हमें हमारी ब्रेकडाउन हो जाएगी मशीन, बजट नहीं होता, ये तो हादसा है, हादसा हो जाता है। तो बजटेड एफओएच में ये शामिल नहीं थी रिपेयर कॉस्ट, एक्चुअल में आ गई, तो इससे भी क्या होगा, एब्जॉर्ब हुए होंगे कम, एक्चुअल कॉस्ट होगी ज्यादा, ठीक है। अब चाहे तो आप इस 3 को और इस 2.8 को अलग अलग बता दें, या फिर चाहे तो आप नेट में ही बात कर दें, ठीक है। बात बस तरह से कर दीजिएगा कि नेट 2 लाख, नेट 200,000 इंक्रीज इन रिपेयर कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख दोगे ना, ठीक है, 3 मिलियन माइनस 2.8, ताकि उसको पता लग जाए कि उसने नेट कर दिए, would result in under absorbed FOH because actual FOH will be 200,000 more than budget, ठीक है। और अगर अलग अलग करना है तो फिर आपको यूं लिखना पड़ेगा कि 3 मिलियन से FOH बढ़ गए जिस वजह से ओवर एब्जॉर्ब बनेगा, 2.8 मिलियन से फिर FOH कम भी हो गया एक्चुअल, तो वो अंडर, तो वो अलग अलग बताने के लिए मेरे ख्याल में 2 लाख से आप नेट से ही बता दें, ठीक हो गया, यहां तक को मसला। अगली बात आती है जी पॉइंट 1 की, अब वापस आ गए पॉइंट 1। अब यहां पे कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड हुआ है जिस वजह से इन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा की है। अब उस पर इन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को इन्होंने ये भी पे किया है, तो ये तो वेरिएबल ओवरहेड्स है, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं अंडर ओवर से, ये तो जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी ही कॉस्ट आ गई। लेकिन एक मुसीबत अभी भी इसके अंदर थी, उन्होंने यूटिलाइज की है अपनी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि पहले वो 45,000 आवर्स चल रहे थे 90% पे, वो कह रहे एक्सेस कैपेसिटी उन्होंने यूज करके मैन्युफैक्चर किए मैक्सिमम यूनिट्स। अब ओआर तो निकला होता है नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पर, तो एक वजह अंडर ओवर की प्रोडक्शन का चेंज होना भी तो होता है। सोचा था 45,000 यूनिट्स बनाएंगे,
लेकिन ये प्रायर ईयर में 44 भी बनाए तकरीबन, लेकिन इस करंट ईयर के अंदर क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई और सारी यूटिलाइज करके उन्होंने कैपेसिटी, यानी पूरा शायद 50,000 बनता है, 45, पूरे 50,000 यूनिट्स बना दिए। अब OAR के लिए तो 45,000 यूज हुआ होगा, और जब OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन हुई होगी तो प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से ये वाला केस किधर ले जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब की तरफ। क्या करेगा, यूनिट ज्यादा बने तो ओवर, बात समझ आ रही है। प्रोडक्शन अगर आपकी बजट से नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो आपकी ओवर एब्जॉर्ब का केस बनता है, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स बन जाते हैं, पर यूनिट रेट ज्यादा यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ तो ओवर एब्जॉर्ब। और अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी बजट से प्रोडक्शन कम हो जाए तो अंडर एब्जॉर्ब बन जाता है। मैंने आपको कहा था दो वजूहात होती हैं अंडर ओवर की, दो वजूहात होती हैं, या तो आपकी एफओएच की कॉस्ट एक्चुअल चेंज हो जाए, बजट था 100,000 जो है वो आपके एफओएच होंगे, बजटेड एफओएच कितने थे 100,000, एक्चुअल एफओएच 120,000 हो गए। उसकी वजह बिजली का बढ़ जाना या उसकी वजह टैक्सेस का बढ़ जाना था। अब एक ये वजह थी कि आपके बजटेड एफओएच कम थे, एक्चुअल ज्यादा हो गए, अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा या नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, आपने बजट किया था 100,000, आपके बजटेड एफओएच थे, आपने बजट किया था एफओएच 100,000 होंगे और एक्चुअल में 90 आ गए रुपीज में कोई मतलब टैक्स कम हो गया, या यहां पे कोई जो है वो दूसरा क्या था, मशीन रिपेयर हुई थी लेकिन ज्यादा पैसे आ गए, जो भी है बहरहाल। ठीक है, मतलब एक्चुअल बजटेड से एक्चुअल ज्यादा हो गया तो अंडर एब्जॉर्ब, बजटेड से एक्चुअल कम हो गया तो ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा। एक वजह एक्सपेंस का बदल जाना होता है अंडर ओवर के लिए, और दूसरी वजह आपको बताई थी नॉर्मल कैपेसिटी से प्रोडक्शन का बदल जाना भी ये वजह होती है अंडर ओवर की। आपने बजट किया था 45,000 यूनिट्स बनाएंगे, उन 45,000 यूनिट्स की बेस पे आपने OAR निकाला, उस OAR को आपने एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब OAR निकालते हुए आपने 45,000 अज्यूम किया था, बन गए 44,000, तो क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब। आपको नजर भी आ रहा था पीछे, अभी प्रायर ईयर में यही तो हुआ। और आपने बजट किया था 45,000 यूनिट्स का और एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई 50,000 यूनिट्स, तो OAR तो 45 की बेस पे निकला था, लेकिन जब एब्जॉर्ब करवाया तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी निकली, 50,000। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको ये शुरू में कहीं बताया था कि अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब जो एफओएच होते हैं वो दो वजह की बुनियाद पर हो सकते हैं। एक है प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, एक्चुअल लिख देता हूं, ये मिटाए तो कहां लिखा ना एक्चुअल प्रोडक्शन बजट से कम या ज्यादा हो जाए, एक्चुअल प्रोडक्शन यानी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन बजट से कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, मोर देन बजट भी हो सकती है और लेस देन बजट भी हो सकती है, मोर और लेस देन बजट, ऐसे ही है। और दूसरी वजह इसकी क्या होती है कि जो आपने अंदाजा लगाया था खर्चा इतना आएगा, वो खर्चा बदल गया, बजट नॉर्म को वैसे। दूसरा क्या होता है जी, एक्चुअल प्रोडक्शन एक वजह होती है, और दूसरी वजह क्या होती है जी, दूसरी वजह क्या होती है जी, एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए बजट से, मोर और लेस देन बजट। ठीक है, तो ये दोनों वजूहात अंडर ओवर का बायस बन सकते हैं। इस सवाल के अंदर से दोनों चेक किए माशाल्लाह, जबरदस्त, नंबर थोड़े थे लेकिन टेक्निकल बात ज्यादा थी इसमें। ठीक है, अब इसको तो साइड पे कर देना जी, ये इसको तो साइड पे कर दें कि फैक्ट्री वर्कर्स वर पेड ओवर टाइम ऑफ 1.2 फॉर एडिशनल वर्क, तो ये हमने कहा ये तो वेरिएबल ओवरहेड से हो गए साइड पे। अब बाकी बात येलो, there was unexpected increase in demand due to which PL utilized its production capacity जो स्पेयर पड़ी थी to manufacture maximum units। अब OAR किसकी बेस पे निकला होगा, 45 की बेस, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्शन आई 50,000 तो OAR इंटू 50,000 हुआ, तो ये पहला पॉइंट जो है ये बायस बनेगा ओवर एब्जॉर्ब का। ठीक है, वो अलग बात है कि नेट में क्या निकले, लेकिन इस एक पॉइंट का उसने कहा था ना अलग अलग बताओ, इस एक पॉइंट की वजह से क्या आएगा जी, ओवर एब्जॉर्ब। डन। फिर दूसरी तरफ आए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ाए हैं भाई, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बढ़ाया, टैक्सेस बढ़ाए हैं, टोटल 3 लाख का एक खर्चा बढ़ गया। तो ये अब
प्रोडक्शन का नहीं, ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन की कैपेसिटी की वजह से, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर नीचे होने की वजह से नहीं है, बल्कि ये क्योंकि दो चीजें बजट होती हैं, एक हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि यूनिट्स कितने बनाएंगे वो बजट करते हैं, दूसरा हम फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट कितनी आएगी वो बजट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना, बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। तो बेस भी बजटेड होती है और एफओएच की कॉस्ट भी बजटेड होती है, दोनों में चेंज आने से अंडर ओवर एब्जॉर्ब होता है। तो पहले केस के अंदर यूनिट्स बदल गए, अंडर ओवर देखा हमने, बढ़ गए हैं यूनिट्स तो ओवर एब्जॉर्ब का केस है, कम हो जाते तो यहां ये भी लिखा हो सकता था, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन डिमांड दे ओनली प्रोड्यूस्ड 40,000 यूनिट्स। अब फिर क्या होता, अंडर। बात समझ आ गई। दूसरा क्या फॉर्मूला के अंदर होता है, बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है वो भी अगर बजट से बढ़ गई तो कॉस्ट क्योंकि एक्चुअल बढ़ गई है तो बजट नीचे रह जाएगा, तो अंडर एब्जॉर्ब का केस। और अगर एक्चुअल कॉस्ट किसी वजह से कम हो गई है, बजट ज्यादा हो गया, तो ये कॉस्ट जो है वो, लेकिन नॉर्मली जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट बजट से एक्चुअल जो होता है वो नॉर्मली ज्यादा हुआ करता है। तो ये मतलब कि वो हमेशा अंडर एब्जॉर्ब का केस आएगा। हाँ, यूनिट्स के केस के अंदर, प्रोडक्शन के केस में अक्सर ओवर एब्जॉर्ब हो जाता है। बहरहाल कोई रट्टा नहीं लगाना इस बात को, सादा सी बात है कि आपके बजटेड एफओएच थे लाख रुपए, एक्चुअल उससे ज्यादा हो गए तो आप अंडर एब्जॉर्ब रह जाएंगे। अब केस क्या बनेगा, तो यहां पर भी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ी है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बढ़ी है, और बजटेड, बजट के अंदर तो ये शामिल नहीं था, तो इसलिए ये अंडर एब्जॉर्ब का बायस बनेगा, अकेला ये पॉइंट। इन टोटल तो पता नहीं नेट होकर क्या बने, अकेला ये क्या बनेगा, अंडर एब्जॉर्ब। ठीक है, ओके। इकट्ठा तो फिर देखे ना, किसी की वजह से ओवर, किसी वजह से अंडर, तो नेट में पता नहीं क्या निकले, नेट में पता नहीं क्या निकले। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद तीसरा केस, मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से मशीन ब्रेकडाउन होगी और 3 मिलियन खर्चा हुआ और 2.8 मिलियन क्या आ गया इस पर, तो नेट में तो खर्चा ही हुआ ना, नेट में तो खर्चा ही हुआ, एक्चुअल खर्चा नेट में तो बढ़ा ही, तो ये भी क्या बनेगा, अंडर एब्जॉर्ब का बायस। तो इसको इकट्ठा ही लिख दीजिएगा, अलग अलग करना ऐसे मुझे तो सही नहीं लग रहा, पता नहीं अब आई के आपने क्या किया था, देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इकट्ठा ही करें नेट करके। ओके, बात समझ आई। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन वो वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, मैंने यही तो लिखा है। तुमने फिक्स्ड एफओएच की बात की है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच की वजह से आते हैं, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का हम ओआर नहीं निकालते नॉर्मली, आप देख रहे हैं वो तो अलग से आते हैं प्रोडक्शन के साथ। तो बढ़ रहा है एक्सपेंस, मैंने कब कहा बढ़ रहा है, उसको ग्रीन किया था कि ये क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स ही, उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स मांगे। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड, फिक्स्ड ओवरहेड का अंडर ओवर, ये सारी बात उसने चलाई हुई है। हाँ, एफओआई के चैप्टर में इनको इकट्ठा भी कर देते थे, लेकिन जब से मार्जिन एब्जॉर्प्शन में आए हैं हम वेरिएबल ओवरहेड और अलग रखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलग रखते हैं। टारगेट कॉस्टिंग पे जाना, जल्दी करो जी। सही है, ओके। इसको मैं फिर ओके कर रहा हूं, इसकी फोटो नहीं मिलेगी। अच्छा ये लो यार, फोटो में अब कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दूर से तो नजर ही नहीं आना। ऑटम 22 पीलूटो, अब कैसे करूं जूम, ये वाला चाहिए, ये यूं करो ना, ये चाहिए, ये लो यार। ठहरो एक मिनट, ये बड़े काम की चीज है, ये मैं ज़बानी बोला करता था, आप लिफ्ट आते नहीं थे, इसको लिफ्ट आते नहीं थे, लिफ्ट नहीं कराते थे, तो बड़ी अहम बात थी। तो फिर अब पता लगा आपको कि ये अहम बात। अच्छा जी, आज एक बात, छोटी सी एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी टोटल, मैं कहता हूँ जी मैंने एक प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है, उसकी पर यूनिट प्राइस है 500 रुपये, 50 कर लो ज़रा छोटी फिगर, और मैंने 1000 यूनिट सेल किए टोटल इस पीरियड में, तो मेरा टोटल सेल रेवेन्यू क्या आएगा, 50,000। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे
कि मैंने अगले पीरियड में लेट से बजट करना है कि मैं जी अगले पीरियड में हर यूनिट 10% महंगा बेचूंगा, ठीक है, और यूनिट्स जो हैं वो 5% कम बिकेंगे इस वजह से, मिसाल के तौर। तो अब मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, ठीक है। अब ये चेंज के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ज़रा, बल्कि ये बड़ा खुला खुला चल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने बात की है ये आप मुझे फिगर निकाल के दे सकते हैं। मैंने क्या कहा जी, टोटल सेल रेवेन्यू निकालना है आपने, ठीक है, टोटल सेल रेवेन्यू। मैंने कहा जी मैंने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ाना है। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि ₹50 इंटू 10% बोला है, 1.1 कर दूं, यानी 55 रुपये। बोलो, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई ₹55। ये मैंने क्या किया जी, ये मैंने 10% बढ़ा दिया। मैंने 10% ₹50 सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मैंने कहा जी इसके असरात ये पड़ेंगे कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड थोड़ी सी, जाहिर है प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है ना, तो मेरी जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी और 5% यूनिट्स अब कम बिकेंगे। इसका मतलब अब 1000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे बल्कि कितने, तो 1000 यूनिट्स पर आपने क्या किया जी, 0.95 लगाया, ऐसे ही है। तो कितने यूनिट्स बिके, 950, ठीक है। अब टोटल सेल रेवेन्यू कितना आया, 522। हाँ, मतलब कुछ फिर भी हमें जो है वो फ़ायदा ही हुआ, हमने इस तरह से एक काम किया, ठीक है। अब सवाल के अंदर ना तो यूनिट्स गिवन है ना सेलिंग प्राइस गिवन है, बस एक लाइन गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर या नेक्स्ट ईयर में हम बजट कर रहे हैं, जो भी हो, कि सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज बाय 10%, दैट विल रिजल्ट इन यूनिट्स सोल्ड बीइंग रिड्यूस्ड बाय 5%, एंड टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर इज 50,000। तो रेवेन्यू निकाल के दो नेक्स्ट ईयर का, जब ये दो चेंजेस हो तो निकल सकता है। अब फंस गए ना, नहीं ना निकल सकता, नहीं ना निकल सकता, नहीं ना निकल सकता, निकल सकता है। कैसे कैसे कैसे, हम ये दोनों परसेंटेजेस, चाहे वॉल्यूम का चेंज है चाहे प्राइस का है, अच्छा वो इंक्रीज डिक्रीज कोई भी हो सकता था, सेलिंग प्राइस कम हो सकती थी, वॉल्यूम बढ़ सकता था, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने दोनों इसलिए चेंज करके रखे, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ जाए कोई चीज़ कम हो जाए, ये दोनों ही, ये हम पहले वो शायद करके आए एक सवाल, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं किया अभी, है ना, नहीं किया। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं किया बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस हो, आगे आ रही हैं शायद डिसीजन मेकिंग। बहरहाल ये देखें, मैंने कहा जी 50,000 जो है, 50,000 रुपया, इस पे दो इम्पैक्ट्स आएंगे। एक इसके ऊपर सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट क्या कर रहा होगा, इसको बढ़ा रहा होगा कम कर रहा होगा। बोलो, 10% सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो उसका असर रेवेन्यू पे क्या पड़ना है, 10% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और दूसरा असर इस पे क्वांटिटी का आएगा, और क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि इस रेवेन्यू के ऊपर एक असर पड़ेगा क्वांटिटी कम होने का, और वो बन गया 0.95। अब ज़रा आंसर बताओ, नहीं सेम नहीं आएगा, आंसर बोलो, 52250। तो तजर्बे से क्या साबित हुआ कि आपकी सेलिंग प्राइस का बढ़ना
या कम होना, और फिर आपकी क्वांटिटी का बढ़ना या कम होना। अगर तो आपको सेलिंग प्राइस और यूनिट्स गिवन हो तो उन पे लगाकर आंसर निकालें, तब भी सेम है। और अगर यूनिट्स मिस हो गए, सवाल के अंदर नहीं बताया उसने कि एक यूनिट कितने का बिकता था, टोटल कितने यूनिट्स बिके थे, तो भी कोई मसला नहीं है। ये परसेंटेज अगर आप रेवेन्यू के ऊपर, रुपीस के ऊपर भी लगा देंगे तब भी सेम ही काम है। ऐसे ही ये रेवेन्यू के ऊपर लग सकती है परसेंटेज, तो ऐसे ही ये कॉस्ट के ऊपर भी लग सकती है। मटेरियल कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, मटेरियल क्वांटिटी, वही मटेरियल अच्छा खरीदेंगे 10% महंगा लेके आएंगे, लेकिन उसकी वजह से मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट जो है थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ज़रा कम लगता है, तो प्राइस का बढ़ना और क्वांटिटी का कम होना, दोनों परसेंटेजेस अगर आप टोटल मटेरियल कॉस्ट पे भी लगाएंगे तो आंसर वही होगा अगर आपको अलग अलग यूनिट्स गिवन हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस सवाल के अंदर पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट कॉस्ट गिवन हो, यूनिट्स गिवन हो, फिर तो उन्हीं के ऊपर लगा देंगे परसेंटेजेस। लेकिन जिसमें नहीं हो, आप टोटल रेवेन्यू पे, टोटल कॉस्ट के ऊपर भी अगर वही परसेंटेज लगाएंगे तो नतीजा वही होना। ये आपके सामने मैंने प्रूव किया। किसी कॉस्ट को प्रूव करके दिखाऊं, ऐसे समझ आ गई? ये सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी परसेंटेजेस गिवन हो बढ़ने या कम होने वाली, तो उनको आप टोटल फिगर पे भी लगाएंगे तो आंसर वही सेम होगा। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। ये एग्जांपल समझ आई सब? पक्की बात? चले, अच्छा जी, आए ज़रा सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। जी, कंप्यूट करें। होमवर्क दिया था ये सवाल? दे देता हूँ, यही वाला दूंगा। और फिर कौन सा करें? कोई और कर लें, 10 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रहते हैं। ये सवाल करेंगे यार, ठीक है। उससे अगले दोनों फिर होमवर्क दे देता हूँ, फिर ये 11वां छोड़ देते हैं। अच्छा, इस 11वें के अंदर बस ये पॉइंट थोड़ा तंग करने वाला है, तो ये होपफुली मैं, अगर ये कल नहीं होता, क्योंकि ये सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिनटेक हो गया, हाईटेक हो गया। हाईटेक बहुत अच्छा सवाल है, ये कल कराऊंगा। इसके अंदर वो परसेंटेज मिसिंग है लॉस की, कैसे निकालनी देखना है। तो अगर ये रिसेंट वाला कल ना हो सका तो ये फिर इंशाल्लाह रिजल्ट के बाद आप खुशियाँ मनाते हुए आएंगे और मैं HG एंटरप्राइजेज़ लेके आऊँगा, ठीक है। तो कुछ एक काम, तो अब टेस्ट की डिस्कशन भी रहती है ना, तो वो टेस्ट की डिस्कशन हो सकता है मैं हाफ लेक्चर ये करा के, ये 9वां 10वां, जिसमें 10वें 11वें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर शायद टेस्ट की डिस्कशन करूं। शायद ये HG एंटरप्राइज पे चला जाऊं तो फिर ट्यूसडे को टेस्ट की डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन टेस्ट डिस्कशन बहुत डिले हो जाएगी, ट्यूसडे पे जाती है। तो ठीक है, अभी मैं जाता हूँ इस सवाल को करने के बाद ना, इस सवाल को करने के बाद मैं देखता हूँ कोई टाइम बच गया तो अभी शुरू कर देते हैं टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। वैसे अभी हो सकती थी। अच्छा जी, सवाल तो पढ़ें। कंप्यूट करें कॉस्ट गैप और डिस्कस करें मेथड्स दैट DIC कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप आइडेंटिफाइड इन ए अबव। 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर की डिस्कशन है। डेनमार्क आइसक्रीम रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम DIC's रिकॉर्ड। सेल्स, अब ये क्या है? एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेल्स हैं ₹1000, टोटल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट इन एडिशन टू। अब असल में तो सिर्फ फ्रोजन योगर्ट की बात होनी चाहिए थी। अच्छा, पहली बात, ये ज़्यादातर जो है ना वो, अब मैं क्या बताऊं, ये जो टारगेट कॉस्टिंग है, ये ज़्यादातर वैसे जो अप्लाई होता है ये वो मैकेनिकल टाइप चीज़ों में होता है, ठीक है। पर एनीवेज यहाँ पे उन्होंने आइसक्रीम में भी कराया और चलते बिजनेस में भी करवाया। DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट इन एडिशन टू इट्स एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। यार आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे सवाल? जल्दी पढ़ें, सवाल पढ़ें, प्लान करें दिमाग के अंदर, क्या लगता है बताएं। असगर एक आप देखें, सवाल पढ़ें, बल्कि आप यूं करें, आप सवाल सिर्फ पढ़ें नहीं,
आप इसको सॉल्व करना शुरू करें, या दिमाग में तो कम से कम प्लान करें ना कि जी ये होना चाहिए, ये हो सकता है, ये सारी बातें कुछ समझ में आता है या नहीं आता, फिर मैं इसको छेड़ता हूँ। मुझे एक मिनट, एक एमरजेंसी काम याद आ गया। बुलाएं ज़रा असगर को, बल्कि ठहर जाए। भाई करें कॉल उसको, अगर आपके किसी नंबर से मिलती है कॉल। टेस्ट है ही नहीं, टेस्ट भी नहीं है, दोनों काम नहीं है। अच्छा जी, क्या लगता है सारा पढ़ा सवाल? नहीं कहा यार मैंने मैसेज किया था जल्दी से, मुझे टेस्ट भेज दें बस। वैसे मेरी नीयत हो गई थी कि इसको मैं, चलो फिर अब यही करते हैं। मैंने कहा था ये सवाल डाल दें, फिर सवाल डाल के उसने टेस्ट आपको दिया, मुझे दिया ही, उल्टा मुझे ही टेस्ट नहीं दिया। तो अब फिर वो, अब टाइम कम है फिर, ठीक है। डेनमार्क आइसक्रीम ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रोज़न योगर्ट, ठीक है जी। ये फिलहाल एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन है जो उनके रिकॉर्ड्स से एक्सट्रैक्ट की गई है, ये करंटली है। अब इसमें जाहिर सी बात है फ्रोज़न योगर्ट के अलावा का डेटा है सारा, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि सेल ऑफ 800 फ्रोज़न योगर्ट कप्स एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड। मुझे नहीं पता सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है फिलहाल करंट वाली, और कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स सेल हुए, यूनिट्स सोल्ड। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसीलिए तरतीब पहले से ही बनाई है अपनी सारी बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी कॉस्ट इधर कितनी कितनी है, बस डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। ये सारी कॉस्ट इसमें पड़ी है, फिक्स कॉस्ट अलग पड़ी हुई है, टोटल में गिवन है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता। खैर, वो कहता है जी सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप्स एवरी वीक, ऊपर डेटा भी एवरी वीक वीकली था, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190 पर कप। तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ठीक है, किसकी? फ्रोजन योगर्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन योगर्ट वुड ऑल्सो इंक्रीज सेल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय। वो जमी हुई दही खाने के लिए लोग आते हैं, तो साथ कोई दूसरे मेरे जैसे भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार मैं तो आइसक्रीम ही खानी है, तो चलो तुम्हारे साथ दे खाते हैं, तुम चलो यार फ्रोजन योगर्ट लॉन्च किया, चलो चलते हैं यार, ठीक है। तो साथ दूसरा जो आता है जिसने नहीं भी खानी वो फिर आइसक्रीम चलो खा के चला जाता है। तो कह रहा है फ्रोजन योगर्ट को हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो आइसक्रीम की सेल भी 10% से बढ़ जाएगी। अब ये किस वजह से बढ़ेगी? फ्रोजन योगर्ट की इंट्रोडक्शन से। अभी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको भी लेने होंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग, मार्केटिंग कैंपेन वगैरह।
और DI sees a target to achieve a profit margin of 14% after introduction of, का मतलब क्या है, उसने ये भी 14% भी टोटल ही बिजनेस का रखा हुआ है कि हम फ्रोजन योगर्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद भी इतना प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। ज़्यादा पढ़ा गया, थोड़ा सा चलो हिम्मत करो, बस ये सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बेशक आप कर लेना, लेकिन समझ तो लो, वैसे हो जाना है 5 मिनट में, ऐसे हो जाना है, ठीक है। टेस्ट आया नहीं, वरना मेरा तो दिल यही था कि इसको मैं ज़रा आप पे फेंक दूंगा और टेस्ट डिस्कस कर लूँगा, तो फिर कल आते साथ आधे घंटे में टेस्ट डिस्कस हो जाएगा, फिर अगले सवालों में से जो अहम सवाल है वो कर लेंगे। लेकिन जो लास्ट सवाल है मे बी वो ना हो सके, कल ना हो सके, मे बी वही कर लें, दूसरा कोई और आपको होमवर्क में चला जाए, तो ये देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब टेस्ट आ गया, चलो छोड़ो, अब बात शुरू होगी, ये टाइम भी जाएगा वो भी जाएगा। अब ले जी, अब मामला ये है कि उसने कॉस्ट गैप मांगा है और टारगेट प्रॉफिट भी टोटल बिजनेस का दे रहा है, और हमें उसने जान छोड़ने भी नहीं दी अगले वाले बिजनेस की। जैसे उसने योगर्ट के साथ ही जोड़ दिया, उसको कह रहा है कि जी पहले जो है वो सेल जितनी थी योगर्ट के, ये फ्रोज़न योगर्ट नहीं, फ्रोज़न योगर्ट वो दही बन गई जी, फ्रोज़न योगर्ट जो है उसकी इंट्रोडक्शन से हमारी करंट सेल जो है आइसक्रीम की वो भी बढ़ गई है। तो अब एज अ होल ये पूरे बिजनेस को इकट्ठा लेके चलना था। हालांकि चलते बिजनेस पे तो अप्लाई होता नहीं टारगेट कॉस्टिंग, लेकिन अब क्या करें। तो इसलिए हमें जनाब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 9 ऑटम या स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन 3, ठीक है। डेनमार्क आइसक्रीम, अच्छा अब देखें, अच्छा है, ज़रा 10 मिनट अभी हैं, 12 मिनट स्टेप्स भी हो जाएंगे। अच्छा, बहुत आसान काम जी, इधर देखें, एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स अभी इस वक्त आइसक्रीम के करंटली थे और फिर अब कितने हो जाएंगे, क्या ख्याल है ना। सेलिंग प्राइस को उसने अलग बताया भी नहीं, बस उसने क्या बोला है कि सेल्स ऑफ आइसक्रीम जो है वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा जी, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब चाहे वॉल्यूम बढ़े, ऐसे मैंने सेल प्राइस बढ़ाई थी, आई एम सॉरी, बहरहाल चाहे वॉल्यूम बढ़े चाहे सेल प्राइस बढ़े, असर तो क्या होना, टोटल सेल रेवेन्यू बढ़ने का ही होना है। चाहे वॉल्यूम कम होता, सेल प्राइस कम होती, तो असर क्या होता, टोटल सेल रेवेन्यू पे कम होने का ही होता ना, ठीक है। तो मुझे इससे क्या मसला कि वॉल्यूम बढ़ा है या सेल प्राइस बढ़ी है, बस बढ़ गया ना 10%। इसका मतलब जो करंटली सेल आ रही है कितनी, बोलो कितनी, 500 मिलियन में सवाल, बोलो 1000 में, ठीक है। ₹500 जो भी जिसमें भी है उसी में 500 इंटू 1.1 कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा। ये आंसर ठीक है, इससे मुत्तफिक हो, कितना आंसर आ गया, 550। ये बात समझ आई है। ये पहले इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले वो वाली कहानी समझाई थी, वरना आप कहते नहीं सर ये तो टोटल सेल रेवेन्यू है और आप 10% इसके ऊपर लगा रहे हैं वॉल्यूम का बढ़ना। भाई वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से भी तो सेल रेवेन्यू ने बढ़ना ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, प्रूव करके आ गए थे ना, इसीलिए समझ आ रही है। अच्छा, अगली बात, लेकिन अब टोटल मामला चलना है, तो एस्टिमेटेड टोटल सेल रेवेन्यू, अब फ्रोजन योगर्ट का भी तो लेना है, ठीक है जी। अब ये उसने हमें बता दिया था कितने कप्स बिकेंगे और कितने के बिकेंगे, 800 कप बिकेंगे हर वीक, और वीकली सारा डेटा चल रहा है, ठीक है। तो वीकली डेटा तो वीकली करेंगे, 800 कप बिकेंगे और 190 रुपए का एक कप होगा, तो ₹190 इंटू सेल यूनिट्स 800 कप्स जी 152। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, टोटल सेल रेवेन्यू, जिसको हम एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कितना 702। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, तो मसला क्या है, उसने टारगेट प्रॉफिट भी इकट्ठा ही दिया था कि जी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टारगेट प्रॉफिट पूरे बिजनेस का ही था, मतलब फ्रोजन योगर्ट भी लॉन्च हुआ, ठीक है, लेकिन साथ ही पिछली आइसक्रीम भी ऐड करके उसने कहा था हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि 14% प्रॉफिट मार्जिन
चाहिए हमें मार्जिन, तो C प्लस P इज इक्वल टू S, कितना 14%, 100 सेल को, तो ये 86। अब जो आपका ऊपर सेलिंग प्राइस आई है 702, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और 14 प्रॉफिट है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। जी आंसर बताएं जी, 98 कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। बेसिकली ये 14% होता है, अगर आप सीधी बात करें ये 14% होता है, ये 14/100 कर देते हैं ना बेसिकली तो, लेकिन हम अपने फार्मूला पे ही चल रहे हैं ताकि जैसे मर्जी करता रहे, हर बार हमें ये चेंज ना करना पड़े। जी टारगेट कॉस्ट 604, ठीक है, सही है। अच्छा अब अगली बात, नेक्स्ट, अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या था, वो तो बहुत सादा रखा हुआ सवाल है, 3 नंबर का ही था, ये बनता भी 3 नंबर का ही था, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट बस समझ आ जाती तो है, कोई कैच नहीं है, कैच करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर वो इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा देते हैं। अच्छा एक्सपेक्टेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम की, हाँ जी भाई देखें, बड़ी सादा सी बात है, ये मैंने आपको उस एग्जाम्पल में नहीं बताई, वो सादा सी बात ये है कि अगर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज आना है, देखें एक है आपके सेल रेवेन्यू का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, आपने 500 यूनिट्स ही बेचे मिसाल के तौर पे, लेकिन हर यूनिट महंगा बेचा, तो सेल रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, हाँ सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, परसेंटेज ऑफ सेल कमीशन गिवन हो वो बढ़ सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट की, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि आपका वॉल्यूम नहीं बदला, ठीक है, आपका सिर्फ क्या बदल गया, सेल प्राइस बदल गई, तो सेल प्राइस के बदलने से आपका सेल रेवेन्यू बदलेगा, यानी कि अगर सेल प्राइस आपने बढ़ाई है तो सेल रेवेन्यू बढ़ेगा, बोलें, ये बात समझ आ रही है, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, सेल प्राइस के बढ़ने से, वॉल्यूम ना बढ़ने से भी, सेल प्राइस के सिर्फ बढ़ने से सेल रेवेन्यू बढ़ेगा, क्या वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम अगर बढ़े तो फिर मामला पता है क्या, इधर देखो, एक और मिसाल बनाते हैं, ठीक है, मेरा टोटल सेल रेवेन्यू मैंने निकाला, मैंने कहा जी मैं 50 रुपये का एक यूनिट बेचता हूँ और मैंने 500 यूनिट्स बेचे, कितने आए, अब इनकी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं जी ये मैं हर यूनिट जो है वो 40 रुपये का ख़रीद कर लाया था, सारी वेरिएबल कॉस्ट इसमें चलो ज़्यादा हो जाएंगी, 35 रुपये का मुझे कॉस्ट करता है, तो ये 500 यूनिट्स कितना बना, 17,000। अच्छा अब ठीक है, प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा हूँ, मैंने जनाब 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, तो मेरी 10% सेलिंग प्राइस बढ़कर कितनी होगी, 55 रुपया, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, बात समझ आ रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ₹55, सेलिंग प्राइस तो बढ़ गई, इनटू 500 यूनिट्स, वॉल्यूम नहीं बदला, तो सेल रेवेन्यू कितना आ गया, 275, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वही 35 और वही 500 यूनिट्स नहीं बदले, वॉल्यूम नहीं बदला, तो कॉस्ट में तो नहीं बताएगा ना उसने कि कॉस्ट मतलब मटेरियल महंगा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वॉल्यूम अगर बढ़ जाता तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम भी रहती, तो वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ जाना था उसने, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, 500 यूनिट्स ही हैं, ठीक है, ये 500 यूनिट्स हैं, ये नहीं बदले, ठीक है, तो यूनिट्स अगर ना बदलें तो फिर वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बदलेगी, सही है, अनलेस के वो यूनिट यानी वेरिएबल कॉस्ट महंगाई बढ़ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है,
ये उतना ही आया 17,500 और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ये समझ आती है बात। लेकिन मिसाल के तौर पे एक और मिसाल बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा जी मैं 500 यूनिट्स बेचे 50 रुपए के हिसाब से। अब मैंने कहा जी मेरी प्राइस नहीं बदलेगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है और मैंने 10% यूनिट्स ज़्यादा बेच लेने हैं। ठीक है, तो 500 इंटू 1.1 किया तो 500 यूनिट्स इंटू 1.1 किया तो 550 यूनिट्स आ गए। ये कितना हो गया? 27,000। अच्छा, इत्तेफाक से देखो सेम ही आ गया क्योंकि 10% ही था ना, उधर भी 10 इधर भी 10। बदल लो, 15% बढ़ा लो, यूनिट्स 15% बढ़ा लो, एग्जाम्पल डिफरेंट कर लो, फर्क तो नहीं पड़ता जी। 570। अब ये कितना हो गया? अच्छा, अब इधर देखो 35 फिर भी चेंज नहीं हुआ, जैसे इधर चेंज नहीं हुआ था, इधर पिछले सवाल में 35 वही रहा, 35 वही रहेगा, लेकिन ये देखो ये बदल जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट भी बोलो कितनी? 20। तो मतलब वॉल्यूम अगर सेम रहे तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई असर वॉल्यूम की वजह से नहीं पड़ा, लेकिन वॉल्यूम का बदलना जो होता है, वॉल्यूम का बदलना वेरिएबल कॉस्ट को बदलेगा। वॉल्यूम का असर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट पे है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ही क्या? वॉल्यूम के बदलने से बदलने वाली कॉस्ट। ठीक है, तो फिर अगर ये करंट वाली आइसक्रीम जो है उसकी सेल अगर 10% बढ़नी है तो क्या फिर उसकी वेरिएबल कॉस्ट 10% नहीं बढ़नी, बढ़ेगी ना? तो ये वेरिएबल कॉस्ट करंट आइसक्रीम की जो है सवाल में कितनी गिवन है? 350। ठीक है, तो ये ₹350 जो है ये 10% इंक्रीज लेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। ये 1.1 वो ऊपर वाले 1.1 के साथ मैं लाल अंडरलाइन ही करता हूं इसको भी। ये समझ आई बात? वॉल्यूम बढ़ा तो ये भी बढ़ा जी। 385। अब जाहिर है ये आखिर में बैठ के पर्चा, जब सारा आप टॉपिक पर्चा पढ़ चुके होते हैं तो ये कर रहे होते हैं, तो ये अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है वॉल्यूम के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा करती है। दूसरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसने खुद ही बता दी थी। ये किसकी? फ्रोज़न योगर्ट की। बताई हुई है कि नहीं बताई हुई? कितनी है जी? 150 पर कप। अब चूंकि सारा ही टोटल चल रहा है तो फिर ₹150 इंटू 800 कप्स। ठीक है जी, कितना आया? 120। ठीक हो गया। और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 100। अब वो कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 12% बढ़ जाएगी। यार इतना आसान हो गया, अब तो एक ही छोटी सी बात थी तो फिक्स कॉस्ट, सवाल खत्म हो गया। फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 100 थी, ₹100 मिलियन, तो 100,000 रुपीज़ 100,000, और वो 14% से बढ़ गई है तो 1.14 कर दो। आंसर 12 है। अब 12 कर लो यार, नाराज क्यों? डांगा क्यों काट लेंदे यार? फुल डांगा छिक लेंदे जी। 100 जी। ये हमारा डिब्बा होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाला जी, 617। तो आपकी टारगेट कॉस्ट भी आ गई, करंट कॉस्ट भी आ गई, कॉस्ट गैप कितना आ रहा है? 13। दिस इज़ योर आंसर। अब जो पार्ट बी है वो कल पे चला गया, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं और साथ ही हम टारगेट कॉस्ट गैप। ठीक है जी, ये पिक्चर ले लें। मेथड्स यानी कि स्टेप्स कौन से हम ले सकते हैं टू क्लोज द कॉस्ट गैप, यानी कॉस्ट गैप को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ कर लें।
टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप खैर होगी, और कुछ भी हो जाए खैर ही होगी, उसी में ही खैर होगी, लेकिन अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बट ज़िंदगी का एंड नहीं होता, आप बिल्कुल दलेर हों, बड़े हो जाएं। ये सीए में आके हर कोई फेल होके देखता है, हम भी फेल, मैं भी फेल हुआ था, ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अगली बार फिर डबल पास हुआ था। या आप लोगों के लेवल पे जो ये मॉड्यूल बी होता था उसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और तीसरा पेपर होता था टैक्स का, आई थिंक। तो इकोनॉमिक्स मेरा फेल हो गया, तो मॉड्यूल बी में, मॉड्यूल सी के अंदर 3 पेपर होते थे, और बी का इकोनॉमिक्स और 3 सी के, फिर वो अगली बार अल्लाह ने 4 पास कर दिए। तो ऐसे चलता रहता था। ये भी नहीं कोई एक दफ़ा हुआ, ये 2-3 बार 4 बार ये मौके आ चुके हैं पूरे सीए के अंदर, लेकिन आप तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मेरा अंदाज़ा ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सीएमए का रिज़ल्ट वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का कुछ गड़बड़ आएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मुकाबले में देखा जाए तो टफ था, लेकिन एफएआर का जो 30% से नीचे होता था रिज़ल्ट, मेरे ख्याल में इस दफ़ा 30% से ऊपर चला जाएगा। मैंने नहीं, पिछली बार कब ये कहा था? तुम पास हो गए थे पिछली बार? अच्छा, रिकॉर्डिंग है? नहीं, बहरहाल मेरा अंदाज़ा यही है कि एफएआर का रिज़ल्ट बेहतर होगा सीएमए का थोड़ा सा, लेकिन निस्बतन जैसे होता है एफएआर से तो शायद फिर भी अच्छा ही हो। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ क्लोजिंग टारगेट कॉस्ट गैप। भाई देखो, टारगेट कॉस्ट का गैप आ गया, अब ज़रा गौर करें ना, टारगेट प्रॉफिट माइनस करके हमारी टारगेट कॉस्ट आ गई थी, ठीक है, ये हमारी टारगेट कॉस्ट है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, मतलब हम कितने रुपए में अब ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ली, तो वो टारगेट कॉस्ट से कुछ ज़्यादा है। मतलब अगर टारगेट कॉस्ट का गैप क्लोज करना है, ख़त्म करना है, कम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट कॉस्ट तो वही रहनी है, आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट किसी न किसी तरह से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या पड़ा होगा? वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं, हर तरह की प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो लिया करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लेना। प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन मतलब कि प्रोडक्ट इस तरह से बना लें, ठीक है, कि जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा लगता नज़र आ रहा है उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से करें, उसकी डिज़ाइनिंग में ऐसी, क्योंकि देखिए क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हमने टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच अप्लाई की इसीलिए डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर, कि जो भी चेंजेस हैं उसको डेवलपमेंट स्टेज पे हम कर लें, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसके डिज़ाइन में इस तरह से चेंज करना कि कुछ कॉस्ट जो है वो कम लगे। होता है ना जी, इंजीनियर्स का काम है, ठीक है। तो रीडिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और कोई स्टेप आपके जहन में आता हो? देखो, जितनी कॉस्ट यहाँ नज़र आ रही हैं, अब तो सीधा सीधा हो गया, उन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी। जैसे मटेरियल खरीदते होते हैं आप प्रोडक्ट के लिए, आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट है, ओके, आज टेस्ट भी है, टारगेट कॉस्टिंग ही है उसके अंदर। बस एक सवाल है, छोटा सा सवाल रखा है, मतलब 8 नंबर का टेस्ट है। मैंने कहा चलो आज ज़रा रिज़ल्ट का दिन है तो बच्चे ज़रा छोटा सा टेस्ट दे लें। देना ज़रूर टेस्ट। अच्छा, छोटा सा टेस्ट है, 15 मिनट में आराम से कर लोगे। अच्छा जी, अब मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, कोई बता दे? बोलें, गलत बोल देंगे क्या होगा? बल्क अमाउंट में ख़रीद लें, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट मिल जाए किसी भी तरह से, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। अब डिस्काउंट हमें मिल सकता है खुद कह के भी, यार तेरी मेहरबानी यार भाई, या फिर बल्क में ख़रीदें तब भी डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा वो भी डिस्काउंट ही मिलेगा उस पर भी।
वेस्टेजेस होती हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल करें वेस्टेज। जो अनअवॉइडेबल है उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है वेस्टेजेस को। कंट्रोल करें वेस्टेज, कंट्रोल या रिड्यूस कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, और जी अपना स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रहे हैं। अब ये जो नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है इसमें हमने रेडियो बनाना है, जिसकी हम ये टारगेट कॉस्टिंग इस पे लगा रहे हैं। अब इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, तो ट्रांजिस्टर इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे करें कि इसमें ट्रांजिस्टर भी वही यूज़ हो जाए जो हमारी बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ हो रहा है। तो ऑलरेडी हम एक प्रोडक्ट जो है हमारे पास मौजूद है, बन रही है, हमारी प्रोडक्ट लाइन में है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर लेंगे हम, एक जैसी होंगी, कोई स्पेशल चीज़ ना यूज़ करें। डिज़ाइनिंग फेज पे बैठे हैं ना, इसीलिए तो रीडिज़ाइन करने का मतलब यही होता है। ठीक है, हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स, यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स। या फिर आप लड़ाई में जाएं, मतलब लड़ाई का मतलब आप कहीं मटेरियल ख़रीदने जाएं तो आप टेंडर करें उसको। ठीक है, आप विन करने की कोशिश करें। ठीक है, बेस्ट प्राइस के लिए टेंडर करें। आप 2-3 सप्लायर्स को कहें कि जी आप, मतलब आपको चीज़ चाहिए ना भाई, अगलों ने चीज़ बेचनी है, तो आप टेंडर करवाएं। आप 3-4-5 सप्लायर्स को कहें भाई आप हमें आकर कोट करें प्राइस। ठीक है, मिसालें दे रहा हूँ। ठीक है, तो टेंडर फॉर बेस्ट प्राइस। खामोशी खामोशी सी है क्लास। टेंडर फॉर बेस्ट प्राइस। और आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, तो मैं बता रहा हूँ कि पहले पहले मोबाइल जब आता था तो उसके डिब्बे के अंदर एक डिब्बा होता था जिसमें चार्जर होता था। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुज़रा तो डिब्बे के अंदर डिब्बा ना रहा बल्कि एक शॉपर में चार्जर आ गया। फिर कुछ अरसा गुज़रा तो वो शॉपर ना रहा, सिर्फ चार्जर रह गया। फिर कुछ अरसा और गुज़रा तो वो चार्जर ही ना रहा, केबल रह गई। बात समझ आ रही है? तो क्या कर रहे हैं वो, बहरहाल अननेसेसरी मटेरियल जो पैकिंग का है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप पैकिंग मटेरियल जो अननेसेसरी है खामखा में, ठीक है, ये पैकेट के अंदर पैकेट, भाई छोड़ो यार, ठीक है, बस रख दो चार्जर साथ। ठीक है, तो अवॉइड कर सकते हैं हम, कंट्रोल या रिड्यूस कर लें, इधर भी कंट्रोल कर लें अननेसेसरी पैकिंग मटेरियल, कंट्रोल या रिड्यूस कह लें अननेसेसरी। जो नेसेसरी पैकिंग है बस वही करें, एंड सो ऑन। ये तो अब चलता ही जाए, बहुत सारी जो दिमाग में आती जाए। बहरहाल तीसरा है जी ओवरहेड्स। तीसरी कॉस्ट का कंपोनेंट होता है ना ओवरहेड्स। तो पहली बात प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज कर लें। दूसरी बात मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तीसरी बात ओवरहेड्स को कंट्रोल करें। ये सबसे आसान तो यही है, बस इसके अंदर तो मैं यही बता सकता हूँ, ओवरहेड्स को कंट्रोल करें। तो ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल द ओवरहेड्स। और उसके अलावा एक कॉस्ट और है, ज़रा ऊपर जगह तंग थी ना, मैंने ऊपर पहले ओवरहेड्स को लिख दिया, हालांकि नंबर तो बनता था लेबर का। मैंने कहा ज़रा लेबर कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर बातें, कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। तो लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो इसकी वेस्टेज भी होती है, पता है ना आपको। आइडल टाइम को कंट्रोल करें। ठीक है, कंट्रोल करें आइडल टाइम, रिड्यूस करें आइडल टाइम को, कंट्रोल कह लें, रिड्यूस कह लें आइडल टाइम। अच्छा, उसके बाद देखें जो स्किल्ड लेबर होती है ना, स्किल्ड लेबर वो वेस्टेज वगैरह कम करती है, क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी रहती है,
एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होती है, स्किल्ड होते हैं ना तो जल्दी काम कर लेते हैं। आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड 5 लोग लगा के काम करें, घर पे वो काम लगाया हुआ आपने, और एक स्किल्ड आदमी थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन वो अकेला आके वही सारा काम कर देगा, ठीक है। तो एक मतलब हम सिर्फ सजेशंस दे रहे होते हैं ना, तो सजेशन में एक सजेशन ये कि यार आप स्किल्ड लेबर यूज़ कर लें। यूज स्किल्ड लेबर और ट्रेनिंग दें उनको, ट्रेन करें उनको, वेस्टेज कम करें, एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, ट्रेनिंग उनको दें, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर। ट्रेनिंग से भी क्या होगा, अब ट्रेनिंग पे तो कॉस्ट आएगी, लेकिन बेटा ट्रेनिंग से कॉस्ट, ट्रेनिंग पर तो कॉस्ट आएगी, लेकिन उस ट्रेनिंग की वजह से फिर बाद में वेस्टेजेस कम, एफिशिएंसी ज़्यादा तो टाइम कम, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर। प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर लें, मशीन इंटेंसिव कर लें, थोड़ी री ऑर्गेनाइजेशन कर लें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की देखते हुए ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। तो चेंज प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड सो ऑन, ये तो चलता जाए, ठीक है। तो ये जनाब कुछ मेथड्स हैं। अब 4 नंबर के लिए थे तो आप एक एक 2-2 लाइनें इन तीनों के लिए लिख, चारों के लिए लिख दें। एक आपने लिख दिया रीडिज़ाइन कर दें प्रोडक्ट, मटेरियल के लिए एक आधा लिख दिया, लेबर के लिए एक आधा लिख दिया, ओवरहेड्स को भी साथ ऐसे ही लिख दिया, इट वुड बी इनफ। तो मैंने काफ़ी लिख दिए, इतने तो नहीं लिखने, ठीक है। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ख़वातीनो हज़रात, डिसीजन मेकिंग, मशहूर ज़माना। तो मैं नाम तो लिखूंगा ना, मेरी वैसे नीयत ये थी कि मैं किस तरह के सवाल आते हैं, फॉर्मेट होता है तकरीबन आधा घंटा उस पर मुझे लगता है डिस्कशन करते हैं, वो मैंने आज करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो पाया। खैर गुस्सा तो मुझे भी इस बात का, इसलिए कम अज़ कम लिख तो लेना इसको। डिसीजन मेकिंग जो है, पहली बात, इसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आपके परिचय में आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस और 30 से 40 मार्क्स। और मैं बिल्कुल इसको हमेशा ऐसे ही, जब लोहा गर्म हो जाता है, मतलब जब 25-30 लेक्चर्स बच्चे पढ़ लेते हैं तो उस वक्त मैं इसको करवाया करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, बेसिक्स को मैं टॉपिक तो नहीं कहता, है टॉपिक बहरहाल, क्योंकि आपने देखा उससे जान नहीं छूट रही, लेकिन हमने एफओएस पढ़ा, एबीसी पढ़ा, मार्जिनल ऑप्शन पढ़ा और टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा। इन टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक में भी आपको कोई खास जाग के बैठे हैं, कोई खास दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ऐसा ही है, मतलब एक फॉर्मेट है, बस उस फॉर्मेट के ऊपर चल गए। मैथमेटिक्स के मसले मसाइल आ सकते हैं लेकिन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई मसले मसाइल ज़्यादा नहीं थे, बहरहाल आप चलते चले गए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में से कुछ सवाल आ जाए, बैड लक हो को बहुत मुश्किल आ जाए तो अलग बात है, वरना जितना को मुश्किल हो जाए पासिंग मार्क्स आपको आराम से देता है। ये जो 4 टॉपिक्स अभी तक हमने किए, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग टफ टॉपिक समझा जाता है बट है नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टफ लगता है पर है नहीं, उस पर हम आखिरी महीने में मैं करवाता होता हूँ वो। उसकी वजह ये है कि वो भी कॉपी पेस्ट टाइप हैं और ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद रखना ज़रूरी होता है, तो शुरू में मैं नहीं कराता, उसको भी एंड पे रखता हूँ। तो वो टॉपिक सब एंड पे इसलिए हैं कि वो भी कॉपी पेस्ट वाले, और उसमें से तकरीबन 25 नंबर का ये ग्रिड है इनकी, 20 से 30 नंबर की ग्रिड है। ये टारगेट कॉस्टिंग जो हमने ख़त्म किया है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। टोटल ये 3 टॉपिक्स हैं, तो इसमें तकरीबन 25 नंबर का सवाल आता है, पर्चा आता है। तो वो आखिरी महीने के अंदर 25 नंबर हम आराम से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह के सवाल, इस तरह के टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं, ऐसी बात नहीं है, पर डिसीजन मेकिंग नहीं है इस तरह से। तो उसमें आप जो है वो 2-3-4 दिन के अंदर बस एक तरतीब पे पढ़ जाते हैं। एक फॉर्मेट है, सवाल, हर सवाल एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, बड़ा रिलैक्स होकर आप वो ख़त्म करते हैं, तो वो 25 नंबर तकरीबन वहाँ से तैयार हो जाते हैं। 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर ये भी थे।
अब बाकी का जो 40 नंबर का पोर्शन है ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन कहलाता है। तो अगर इसको एंड पे रख लूँ मैं, जो कि मैं नहीं रखता, एंड पे रख लूँ, तो वो फिर थोड़ा सा बच्चा परेशान होता है उसमें, कोई चीज़ में तेज़ी ना आ जाए कहीं पे, कोई जो है वो मिसाल के तौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने एंड पे जाके एक दिन आपको कह दिया चलो जी सैटरडे ऑन है आ जाए, फिर मैंने आपको उस दिन जो है वो लेट्स से डबल क्लास पढ़ा दी। अब हो सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग में तो मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट के 2-3 सवाल करा के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन डिसीजन मेकिंग वहाँ पे फिर आप प्रेशर डाल देती है, तो इसलिए इसको मैं स्टार्ट में करवा दिया करता हूँ। बहरहाल डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक है कॉस्ट वॉल्यूम, सीवीपी एनालिसिस जिसको कहते होते हैं आप प्यार से, ठीक है, सीवीपी एनालिसिस नाम सुना हुआ है बड़ों से, ठीक है। 13वां चैप्टर सीवीपी एनालिसिस का, 14वां चैप्टर, ये नंबर चेंज हुए हैं ना चैप्टर्स के, ठीक है, पहले एक एक चैप्टर नंबर ये पीछे आ गया। असल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, वो पहले चैप्टर 2 हुआ करता था, अब आई के अपने उसको आखिर में डाल दिया, तो फिर वो एक एक नंबर सारे ना पीछे आ गए, ठीक है। एफओएच पहले चैप्टर 3 था आई की किताब में, अब चैप्टर 2 बन गया, ऐसी बिल तरतीब। तो मैं फिर तरतीब में ऐसे ही लिखता हूँ, जैसे हम करेंगे मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही लिख दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब सीवीपी एनालिसिस वैसे चैप्टर 13 है, तो यही मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम पता तो करना क्या, चलो और नहीं तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, जिसको हम प्यार से कहते हैं सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का शॉर्ट नाम, या ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसको हम कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके, बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, और इस दफ़ा इसमें से 16 नंबर का सवाल आया था। मतलब आपको थोड़ा सा साथ वो ओपन कर दूँ ना जी। अच्छा जी, सिलेबस ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा कब नहीं होगा, ये बातें आपने सोचनी। देखें नहीं, हर एक चीज़ हर एक दिन के ऊपर मैंने लिखी होती है, ठीक है। तो ये 31 जनवरी तक प्लान किया हुआ है चीज़ों को, उससे आप परेशान ना हुआ करें, ये बार बार नहीं पूछना आपने कब ख़त्म होगा क्या होगा, ठीक है। वो एक एक दिन कौन सा टॉपिक किस दिन करना है, वो फिर प्लस माइनस तो चलता ही रहता है। मेरा तो खैर प्लस ही चल रहा है, 2 दिन सोचता हूँ 3 दिन लग जाते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, काम होना चाहिए सही से तसल्ली से जी। तो ये देखिए ना जी, ये आपका डिसीजन मेकिंग का एरिया है 30 से 40 नंबर का, ठीक है। तो इसके अंदर ये सीवीपी एनालिसिस में से 16 नंबर आए, ठीक है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से सिर्फ 9 नंबर आए इस दफ़ा। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग जो आज शुरू कर रहे हैं, जिसको हल्का नहीं लेना, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग इसके अलावा नहीं, ये डिसीजन मेकिंग यही है बेसिकली। हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर डिसीजन मेकिंग के, इवन आप देखो टारगेट कॉस्टिंग में यही रेलेवेंट कॉस्टिंग की एडजस्टमेंट थी, जो सबसे ज़्यादा नंबर लिए होगी उस 10 नंबर में से 3-4 इसके होंगे। यानी कि ये ऐसे समझ ले क्या FAR 1 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जिसके अलावा कोई नहीं आपका FAR 1 पास हो सकता था, बिल्कुल ऐसे समझ। डिसीजन मेकिंग इसके अलावा हो ही नहीं सकती जो आज शुरू कर नहीं सके हम, लेकिन नाम तो लिख लेंगे ना कम से कम उसका, ठीक है। तो 16 नंबर किस में से आए थे, मैं ज़रा ऐसे सीवीपी आया तो मैंने कहा बता दूं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट यानी सीवीपी एनालिसिस जो है, ब्रेक इवन एनालिसिस जिसको कहते हैं, ये हमारी ICAP की किताब का अब चैप्टर नंबर 13 बन गया, एक पीछे आ गया ना, ठीक है जी, ये 13, ठीक है जी। पहले ये चैप्टर 14 होता था, एक नंबर पीछे आ गया, ये इसकी तनज़ली हो गई है, ठीक है जी। ये हमने करना है आफ्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड आफ्टर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का एक चैप्टर है। तो बहरहाल सीवीपी एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस के बाद चैप्टर 14 आपका आ जाता है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, यही जो चैप्टर हम आज शुरू करने की नीयत कर ली थी वैसे तो मैंने, लेकिन बस रह गया, सवाल ही गल पै गया सी। कम से कम इसके फॉर्मेट्स की डिस्कशन हो जाती ना आज, तो कल फिर इसके प्रिंसिपल से बात शुरू हो जाती। अब कल आधा टाइम फिर वही फॉर्मेट्स पे, मतलब असल में सवाल आता किस तरह का है, क्या चीज़ टेस्ट करता है, फिर उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशंस, इसके प्रिंसिपल्स पे मूव कर सकेंगे हम। लेकिन कल पूरा लेक्चर इसके
वो जो आज जो काम प्लान किया हुआ था फॉर्मेट्स वाला वो भी कल पे चला गया, तकरीबन 20-25 मिनट तो उस पर भी लग जाने। चले खैर, बहुत ज़रूरी है वो भी, उसके बगैर भी काम नहीं चल नहीं सकता, उसके बगैर काम। ठीक है जी। तीसरा चैप्टर जो है जी, तीसरा जो इसमें एरिया, तीसरा चैप्टर जो है वो है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ये इससे अगला चैप्टर है, 15वां चैप्टर है। और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स बेसिकली ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हम इसमें करते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हमारी यहाँ पर नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, वो आपकी MFA के अंदर होती है, जो पता नहीं नाम बदल क्या हो गया, फिर आगे BFD में होती है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स जो होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। एनीवेज, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स ये चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ठीक है जी, इसको आप शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, प्यार से कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसको प्यार से कहते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ये तो मैंने ICAP के चैप्टर का नाम लिख दिया ना जी, तो इसको हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहा करते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है चैप्टर तो 15 है, लेकिन आगे इसके अंदर फिर मज़ीद बेसिकली 4 तरह के डिसीजंस सीखते हैं, जिनमें हम लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन देखते हैं जी। ऐसे वाला फिर नहीं बनाते जी, पूरा नहीं आएगा। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन हम सीखेंगे यहाँ पे। हम इसमें फर्दर प्रोसेसिंग, हम इसमें जो है वो मेक और बाय, और सबसे मशहूर बच्चों से सीनियर से आपने सुना होगा शट डाउन है और कंटिन्यू, ये सब कुछ इसी चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, फिर जी इसमें क्या करेंगे ज़ाहिर है चैप्टर में जाके ही बताऊंगा। बहरहाल इसमें यही है कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज होंगे और हम उससे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। बहुत आसान, और मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि इस दफ़ा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन नहीं आया, तो लिमिटिंग फैक्टर इम्पॉर्टेंट भी बहुत है और आसान। इस चैप्टर में सबसे आसान यही 15वें में लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। देखने में मुश्किल लगता है, 1-2 दिन में आसान हो जाता है, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद इधर तो डिसीजन मेकिंग में से सिर्फ जो है ना वो 9 नंबर मतलब इस चैप्टर में से पूछे ना, तो ये उससे पहले अगर आप गौर करें तो इस चैप्टर को ये अच्छा खासा मोहब्बत की निगाह से देखता चला है। 20 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 35 नंबर तक भी डिसीजन मेकिंग कर गया था, इस तरफ से ऊपर खाली कर दिया था। 18, 15 इस बार सिर्फ कितना है, तो आप इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, एक तो शट डाउन की भी बारी लग गई, लेकिन उसके अलावा लिमिटिंग फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा। ठीक है, बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह। मेक और बाय डिसीजन, कि हम इसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, कि हम खुद चीज़ बनाते रहें या बाहर से ख़रीद लें। मेक और बाय, जिसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, ये डिसीजन। ठीक है जी, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब हम जी वो दही जमाते हैं, उसके बाद लस्सी बनती है, लस्सी को ही बेच दें, या लस्सी का जो है वो मिल्क शेक बना के, लस्सी शेक बना के मैंगो लस्सी बेचें, मिसाल दे रहा हूँ। तो वही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब दही लस्सी अलग हुई, वहीं पे मक्खन लगा, उनको उसी पॉइंट पे बेचना है, या किसी एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचना है। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे सीखेंगे। जो प्रॉफिटेबिलिटी उसी वक्त बेचने से फ़ायदा दे रही होगी उसको उसी वक्त बेचा करेंगे, और जो ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद आगे चलकर ज़्यादा फ़ायदा दे रही होगी उसको ज़्यादा प्रोसेस किया करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन इसमें देखेंगे। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। ये तो ना ही पूरे नहीं हुए, तो लेक्चर पूरा हो गया। सवाल पिछले को आधे में छोड़ देना चाहिए था यार, चलो खैर वो भी ज़रूरी था, अच्छा था। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ये तो नहीं ना आगे दौड़ पीछे छोड़। और आखिरी है जनाब, द वन एंड ओनली, द माई मोस्ट फेवरेट,
एंड द यूअर विल बी फेवरेट इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। लोग कहते हैं बहुत ख़तरनाक होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान है इंशाल्लाह। शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस। फैक्ट्री नुकसान दे रही है, हाँ जी, अभी बंद कर दें या 1 साल चला लें और फिर बंद करें, क्या करें, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपसे करवाएगा। और उसके बाद बड़ा ही फेवरेट आई कैप का एरिया ये भी रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नहीं छोड़ता इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जान बिल्कुल भी, छोड़ दे कुछ और किसी की तो छोड़ दे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जान नहीं छोड़ता। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा ये डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है, ये सिलेबस है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब बन गया जनाब चैप्टर नंबर आखिरी 14वां, चैप्टर नंबर 16वां, ठीक है, 15वें तक तो पहुंच गया था। तो चैप्टर नंबर 16 आपका इन्वेंट्री, किताब का भी आखिरी चैप्टर। मैं डिसीजन मेकिंग वैसे इसको करवाता ही आखिर में, ठीक है जी। और इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपको 3 तरह के सवालों से पाला पड़ेगा, ठीक है। एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू कहलाता है, ठीक है। दूसरा रीऑर्डर लेवल, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद जो, वो ठीक है जी, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारे चैप्टर्स में वहाँ पे जाकर देखेंगे ही सही, ठीक है। वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हम 2 तरह से पढ़ते हैं फिर, विद बल्क डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट। तो विद डिस्काउंट, विद बल्क डिस्काउंट यानी बल्क डिस्काउंट को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना, विदाउट बल्क डिस्काउंट। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, नोट क्या कर रहे हैं, खैर। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल्स, एक ये एरिया आता है इन्वेंट्री लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स। और तीसरा एरिया जो आता है वो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। ये बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, बच्चाज हेट दिस, इस दफ़ा भी आया है ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। तो ये इस चैप्टर के आगे 3 हिस्से हैं, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी डिसीजन मेकिंग टोटल इतनी की है, ठीक है जी। और 4 चैप्टर्स आपकी किताब के इसने खा जाने हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सवेरे चैप्टर 14। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा ताकि क्विकली ज़रा उसकी डिस्कशन हो जाए, ठीक है। अगर करनी भी पड़े तो 5 से 10 मिनट में हो जाए मैक्सिमम, अब इतना टाइम नहीं है। रेलेवेंट कॉस्टिंग का आज का दिन भी फॉर्मेट्स मारे गए बीच में से, नहीं डिस्कस हो सके, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह सुबह रेलेवेंट कॉस्टिंग को बाज़ाब्ता शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।